हेलो बच्चों, मैं जनार्दन यादव, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दैला मोड़ प्रतापगढ़ भूगोल विभाग से। बच्चों, आज हम लोग जो है वायुमंडल, उसका अर्थ और संगठन तथा उसके महत्व टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का अर्थ क्या होता है। तो वायुमंडल जो होता है बच्चों, ये दो शब्दों वायु प्लस मंडल से मिल करके बनता है, वायु और मंडल। तो वायु का अर्थ आप जानते ही हैं, हवा, और मंडल का अर्थ होता है समूह। वायु का अर्थ होता है हवा और मंडल का अर्थ होता है समूह, अर्थात हवा का समूह या कह लीजिए वायु का समूह जो होता है, इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है वायुमंडल। वायु या हवा का जो समूह होता है उसे ही कहा जाता है वायुमंडल। अब वायु या हवा क्या होती है ये जान लेते हैं सबसे पहले। तो वायु जो होती है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण होती है। वायु क्या है? वायु है विभिन्न गैसों का मिश्रण। तो गैसों का जो समूह होता है यही वायुमंडल कहलाता है। गैसों का जो समूह होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब ये जो वायुमंडल होता है ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर, वायुमंडल जो होता है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण की तरीके से रहता है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के तरीके से कार्य करता है या बना रहता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। तो पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है या वायु का जो आवरण होता है, जो घेरा होता है, उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। अब ये वायुमंडल जो होता है ये पृथ्वी के साथ जुड़ा क्यों रहता है? प्रश्न यही उठता है, क्यों ये यहीं पे रुका रहता है, क्यों नहीं ये अंतरिक्ष में चला जाता? क्योंकि हमारी पृथ्वी इस विशाल अंतरिक्ष में, इस विशाल ब्रह्मांड में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। वायुमंडल भी उसी के साथ साथ चलता रहता है, उसको घेरे हुए, उसको कवर किए हुए। तो इसके साथ रुका क्यों है? तो पृथ्वी में एक बल कार्य करता है जिसे हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल वह बल होता है जिस बल के द्वारा पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, खींचती है। गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो गैसें होती हैं जो पृथ्वी को चारों ओर से कवर किए हुए हैं, ये गैसें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के साथ क्या हैं, जुड़ी हुई हैं। ये गैसें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर जुड़ी हुई हैं और पृथ्वी के चारों ओर इस गैसीय आवरण ने कवर कर रखा है पृथ्वी को, इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। ये वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तब इस पे वायुमंडल का निर्माण नहीं हुआ था। धीरे धीरे रासायनिक क्रियाओं के प्रभाव से पृथ्वी पर ये वायुमंडल बना, लेकिन उस दौरान ये वायुमंडल इस प्रकार से नहीं था कि इस पर जीवन संभव हो सके या यहाँ पर जीवित रहा जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ की जो विषैली गैसें थी वो समाप्त हुई और वर्तमान समय का जो स्वरूप है ये प्राप्त हुआ, तब जाकर के पृथ्वी पर जीवन संभव हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का अर्थ जानने के बाद हम जानेंगे वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल के संगठन में हम ये जानेंगे कि वायुमंडल किन किन तत्वों के मिश्रण से बनता है। संगठन का मतलब होता है कि वायुमंडल का निर्माण होता कैसे है, वायुमंडल किन किन तत्वों के मिश्रण से बनता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सिर्फ गैसें अकेले वायुमंडल में नहीं रहती, जैसे कि मैंने बताया आपको कि गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो केवल गैसों से ही वायुमंडल का निर्माण नहीं होता है, गैसों के अलावा भी दो अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं। तो पहला तो वायुमंडल में जो संगठन में है तत्व वो होता है गैसें। सबसे पहले तो गैसें होगा। दूसरा जो कारक होता है वो होता है धूल कण, और तीसरा जो कारक होता है वो होता है जलवाष्प। तो वायुमंडल के संगठन में गैसें, धूल कण और जलवाष्प तीन महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनको मिश्रण से वायुमंडल का निर्माण होता है।
तो हम लोग सबसे पहले गैसों के बारे में जानेंगे। वायुमंडल किसे कहते हैं, इसमें मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। तो अब इन गैसों में बहुत से प्रकार की गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, हाइड्रोजन है। ये महत्वपूर्ण गैसें हैं जिनके नाम हम लोग यदा कदा सुनते रहते हैं। ये चारों ओर से पृथ्वी को कवर किए हुए हैं और पृथ्वी के संगठन में, वायुमंडल के संगठन में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अब ये जो गैसें पाई जाती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में, ये दो प्रकार से इनको डिवाइड करते हैं। पहली गैस को कहते हैं स्थिर गैसें। पहला जो होता है वो होता है स्थिर गैसें। स्थिर गैसें वो होती हैं जिनका अनुपात वायुमंडल में हमेशा निश्चित रहता है, उन गैसों को स्थिर गैसें कहा जाता है। तो तीन प्रकार की वो गैसें हैं, एक है नाइट्रोजन, दूसरी है ऑक्सीजन और तीसरी है आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये तीनों स्थिर गैसें कहलाती हैं क्योंकि इनकी मात्रा वायुमंडलीय गैसों में निश्चित रहती है, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कभी नहीं होता है। और गैसों में शामिल सभी गैसों में सबसे महत्वपूर्ण, या ये कह सकते हैं कि वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस स्थिर गैसों में आती है और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मोटे तौर पर देखें तो 78% नाइट्रोजन गैस मिलती है। और दूसरे नंबर पर जो गैस पाई जाती है वो होती है ऑक्सीजन। ये पाई जाती है लगभग 20.9%। तीसरी जो गैस होती है वो होती है आर्गन, जो पाई जाती है 0.9%। तो ये तीनों स्थिर गैसें होती हैं। कौन सी गैसें होती है बच्चों? स्थिर गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन होती है 78.1%, ऑक्सीजन होती है 20.9% और आर्गन होती है 0.9%। तो अब इन तीनों गैसों में भी दो गैसें अति महत्वपूर्ण होती हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरी ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके गैसीय हिस्से में, गैसों वाले हिस्से में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके संपूर्ण गैसीय भाग का 99% भाग अर्थात 99% हिस्सा निर्मित करती हैं। 99% भाग निर्मित करती हैं। बाकी जो 1% बचता है, उस 1% में सारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें आपका आर्गन भी आता है, उसी में कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, उसी में हाइड्रोजन भी आता है, उसी में नियोन भी आता है, उसी में जेनोन भी आता है, उसी में क्रिप्टॉन भी आता है। वो सारी गैसें 1% में पाई जाती हैं। तो दो गैसें अति महत्वपूर्ण होती हैं, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये गैसें सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो अब ये तो हो गया स्थिर गैसें। दूसरी जो गैसें होती हैं उनको कहा जाता है परिवर्तनशील गैसें। परिवर्तनशील गैसें। परिवर्तनशील गैसों से तात्पर्य होता है वो गैसें जिनकी मात्रा बदलती रहती है, कभी अधिक और कभी कम होती रहती है, उन गैसों को हम परिवर्तनशील गैसें कहते हैं। तो दो प्रकार की गैसें बताया मैंने आपको, एक स्थिर गैसें और दूसरी परिवर्तनशील गैसें। तो परिवर्तनशील गैसों की मात्रा बदलती रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम परिवर्तनशील कहते हैं। इसके अंतर्गत आएगी प्रमुख गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद ओजोन गैस, हाइड्रोजन गैस, नियोन गैस। ये जो गैसें होती हैं ये परिवर्तनशील गैसें होती हैं और ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं और इनकी ये जो मात्रा होती है ये बदलती रहती है। तो अब गैसों में दो प्रकार की गैसें, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर में तीन गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का परसेंटेज सबसे ज़्यादा होता है वायुमंडल में, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाई जाती है। और एक चीज़, स्थिर गैसें जो होती हैं ये वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पाई जाती हैं। स्थिर गैसें वायुमंडल में केवल 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं, बस 80 किलोमीटर के ऊपर जब हम चलेंगे तो स्थिर गैसों की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है और जैसे जैसे 120 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन लगभग समाप्त ही हो जाती है। और जो परिवर्तनशील गैसें होती हैं ये उसकी ऊंचाई पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी पाई जाती हैं। धीरे धीरे ये वायुमंडल के एकदम ऊपरी सतह तक पहुंच जाती हैं, एकदम सबसे ऊंचाई पर लगभग 29,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। वहाँ तक आपको केवल परिवर्तनशील गैसें मिलेंगी। अब इन गैसों का हम महत्व जान लेते हैं। इन गैसों से वायुमंडल का निर्माण होता है और ये वायुमंडल के निर्माण में और ख़ासतौर पर वायुमंडल के लिए
अति महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है जिसका नाम हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस इसलिए है क्योंकि ये जीवनदायिनी गैस है। इसी से हमें जीवन मिलता है। यदि हमें ऑक्सीजन ना मिले तो हमारी मृत्यु निश्चित है। अतः ये हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है, इसलिए हम इसे जीवनदायिनी गैस कहते हैं। तो वायुमंडल में गैसों में ये सबसे महत्वपूर्ण गैस। दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी महत्वपूर्ण गैस है। साथ ही साथ वो भी वनस्पतियों के लिए जीवनदायिनी गैस है। जैसे ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा या वनस्पतियों के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। उसके बाद वो अपनी प्रक्रिया करके ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन दोनों गैसें क्या होती हैं, वायुमंडल में अति आवश्यक होती हैं। साथ साथ एक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस भी अति आवश्यक है क्योंकि हाइड्रोजन गैस से ही जल का निर्माण होता है। हाइड्रोजन गैस यदि वायुमंडल में ना पाया जाती तो वायुमंडल में जल कभी न बनता, और आप जानते हैं बिना जल के हमारा जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह हाइड्रोजन भी वायुमंडल के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ओजोन गैस, ओजोन गैस भी एकदम प्रत्यक्ष रूप से वायुमंडल को कवर किए रहती है। पृथ्वी के वायुमंडल में उसकी एक परत पाई जाती है, और ये ओजोन गैस की जो परत होती है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। उन पराबैंगनी किरणों को ये ऊपर ही रोक लेती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने नहीं देती है। पराबैंगनी किरणें बहुत ही घातक होती हैं, उनका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। यदि वे पृथ्वी के धरातल तक पहुंचेंगी तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा। साथ ही साथ पराबैंगनी किरणें यदि हमारी त्वचा पर पड़ें या पशु पक्षियों की त्वचा पर पड़ें तो उन्हें कैंसर जैसे घातक रोग हो जाएंगे। ऐसी घातक किरणों से रक्षा करने वाली गैस कौन सी है, ओजोन गैस। तो इस तरह वायुमंडल की जो विभिन्न गैसें हैं ये वायुमंडल में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, और हमारे जीवन के लिए या कह सकते हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे संघटक की। तो ये दूसरा संघटक है, मैंने आपको बताया था धूल कण। धूल कण वायुमंडल का दूसरा महत्वपूर्ण संघटक है, अर्थात वायुमंडल की निर्माण में धूल कणों का भी योगदान होता है। अब इस धूल कण के अंतर्गत आते क्या क्या हैं? धूल कण के अंतर्गत मरुस्थलों से उड़ने वाली बालू के कण, नदियों के किनारे के रेत के कण, समुद्रों से निकलने वाले नमक के कण, ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाली राख तथा कुछ चट्टानों के टुकड़ों के कण इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं इस धूल कणों के अंतर्गत। इन धूल कणों को जो है हम आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में भी जानते हैं। धूल कणों को हम आर्द्रताग्राही केंद्र के रूप में भी जानते हैं। आर्द्रताग्राही केंद्र, ये क्या होता है बच्चों? आर्द्रताग्राही केंद्र से तात्पर्य होता है ऐसे केंद्र या ऐसे कण जो आर्द्रता को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें हम आर्द्रताग्राही केंद्र कहते हैं। तो अब धूल कणों का काम क्या होता है, इनका योगदान क्या होता है वायुमंडल में? सबसे प्रमुख योगदान तो यही होता है कि ये धरातल से यानी पृथ्वी के तल से निकलने वाली वाष्प को ग्रहण कर लेते हैं। ये वायुमंडल में घूमते रहते हैं, और जो वाष्प धरातल से जाती है वो वाष्प इन्हीं कणों पर जाकर के चिपक जाती है। ऐसे करते करते छोटी छोटी वाष्प की बूंदों का निर्माण होता है, और फिर ये बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं, और फिर वो कई सारी बड़ी बूंदें मिलकर के बादल का निर्माण कर लेती हैं, और तत्पश्चात हम जानते हैं कि बादलों से वर्षा होती है। तो इस तरह पृथ्वी पर वर्षा कराने में धूल कणों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि धूल कण ना होते तो ये वाष्प जो होती है यहाँ से धरातल से जाती और सीधे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती, और उस समय फिर पृथ्वी पर वर्षा ना हो पाती, क्योंकि उससे बादल ना बनते तो शायद पृथ्वी पर जल होता ही ना, और फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं हो सकती थी। इसके साथ साथ धूल कणों का एक महत्वपूर्ण योगदान और भी है कि धूल कण के कारण सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, यानी उनका फैलाव होता है, और सूर्य के प्रकाश का परावर्तन भी होता है। वो इनसे टकरा करके वापस भी लौटते हैं।
तो सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन और सूर्य के प्रकाश का परावर्तन ये भी धूलकण ही करते हैं। तो इस स्थिति में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें आसमान जो लाल रंग या नारंगी रंग का दिखाई पड़ता है, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है धूल के कण। धूल के कणों के कारण हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है। इसके बाद तीसरा जो कारक आता है वो होता है जलवाष्प। जलवाष्प जो होती है वो पृथ्वी के वायुमंडल में 0 से 5% के बीच में पाई जाती है। बहुत ही अल्प मात्रा होती है और ये पहुंचती है महासागरों, झीलों, तालाबों, नदियों इत्यादि से। जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती हैं तो वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है और वाष्प के रूप में परिवर्तित होकर के वायुमंडल में चला जाता है। इसी से जलवाष्प वायुमंडल में पहुंच जाती है और इसका योगदान होता है वर्षा कराने में। यही वाष्प धीरे धीरे आर्द्रताग्राही कणों के रूप में चिपक करके और उनसे बादलों का निर्माण कराती है, जिससे कि वर्षा होती है और पृथ्वी पर जल चक्र चलता रहता है। तो इस तरह जलवाष्प पृथ्वी पर जल चक्र को चलाने में सहायक होती है। तो बच्चों, ये हुआ वायुमंडल का अर्थ, संगठन और उसका महत्व।